सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि हम आपको पहले बता दें, आपकी सीरीज चल रही थी जीके और जीएस की मॉक टेस्ट की, जो कि आपको रोज सुबह 10 बजे मिल जाती है। वो आपकी अपने समय पर सुबह 10 बजे ही मिलेगी। जैसे आपका आईटीबीपी यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन में कांस्टेबल का एग्जाम समाप्त होगा 18 सितंबर को। इसके बाद जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर 26 सितंबर को सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल भर्ती का एग्जामिनेशन है, वो कैंडिडेट हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि उन कैंडिडेट के लिए हम ये जो सीरीज है वो लगातार यहाँ पर चला सकें। और जो भी क्वेश्चन सीआईएसएफ के जो पूछे गए हैं कांस्टेबल एग्जामों में, वो क्वेश्चनों को इंक्लूड करके आपके लिए ये सीरीज हम हमेशा चलाते रहें आपके एग्जाम तक, जब तक आपका सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है जीके और जीए वाली चल रही है, तो अभी कुछ कैंडिडेट की क्यूरी आ रही है कि जो स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमको दीजिएगा। तो यहाँ पर हम सीरीज आप लोगों के लिए लाए हुए हैं टॉप 50 क्वेश्चन की। इसमें हम टोटल स्टैटिक जो जीके है उसको कवर करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर बताएंगे और आगे हम लोग बढ़ चलेंगे, ठीक है। और जो भी आप लोग स्कोर अटेम्प्ट करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बता दें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में कह रहा है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज यूल। तो 1885 और 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसकी जो स्थापना होती है वो ए.ओ. ह्यूम करते हैं, और साथ ही साथ इसकी स्थापना के समय जो भारत में वायसराय थे वो डफरिन थे। और जो इसका पहला सम्मेलन होता है वो 1885 ईस्वी में मुंबई में होता है, तब इसकी अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, और इन्होंने जो अध्यक्षता की हुई थी वो इलाहाबाद में की हुई थी, और ये चौथे नंबर का जो संस्करण था उसकी अध्यक्षता कर रखी थी। इसके बाद 2-3 पॉइंट और आपको याद रखने हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 ईस्वी में काकीनाडा बंगाल में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसके बाद याद रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, इन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले पहली भारतीय महिला जो थी कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए असम, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है मध्य प्रदेश, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद भारतीय वन संरक्षण जो है इसकी स्थापना 1980 में होती है, और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट जारी होती है वो यहीं से होती है। पूछ ले किस स्थान से, तो देहरादून से ये रिपोर्ट आती है, और भारतीय वन संरक्षण के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए आईबीएम, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी है एप्पल, डी है माइक्रोमैक्स। तो मैक ओएस जो विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है आईबीएम। तो आईबीएम का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, याद रखना है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे बी में माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को यूएसए में होती है, ठीक है। चलिए अगर आप भी आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को किसी बेस्ड बुक के साथ में और अच्छे से करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा
चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को आप लोग देख सकते हैं। ये बेस्ट बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अगर इस बुक के बारे में बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपको 100% गारंटेड सिलेबस मिलेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन क्वेश्चनों का मिश्रण यहां पर मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं लगभग 2000 आपको यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और इसके साथ साथ 50 प्रैक्टिस सेट जो कि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ये 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी बुक में मिलने वाले हैं। अगर इस बुक को आप लोग ऑनलाइन भी परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर आते हैं। कह रहा है निम्न में कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? ए है ब्यास, बी है सतलज, सी है चंबल, डी है रावी। तो यहाँ पर बात की गई है सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु नदी की लेंथ पूछ ले 1880 हो जाएगी। पूछ ले किस किस देश में बहती हैं? तो भारत, पाकिस्तान और यहाँ पर तिब्बत में बहती हैं। पूछ ले सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो बोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर जो झील है वहां से इनका उद्गम होता है। पूछ ले इनका मुहाना कहाँ है? तो अरब सागर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि जो सिंधु नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंघी खब्बान के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। इसके बाद में सिंधु जल समझौता के बारे में आपको याद रखना है कि सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक के द्वारा होता है। इसके तहत ये फैसला होता है कि जो सिंधु नदी की आपकी झेलम है, सिंधु नदी है और चिनाब नदी है, इसका जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान जाएगा और 20% जो वाटर है वो भारत में ही रहेगा। इसके बाद जो रावी नदी है, सतलज नदी है और ब्यास नदी है, इसका 80% पानी भारत में रहेगा और 20% पानी पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है। और यही जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई थी कौन सी सहायक नदी है, तो वो चंबल हो जाएगी। चंबल से एक पॉइंट आपको याद रखना है, चंबल का जो आपका पुराना नाम है वो है चमड़बती। ठीक है। पूछ रहे चंबल किसकी सहायक नदी है? तो वो हो जाएगी यमुना की सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ आते हैं। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है नागालैंड। तो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग जो मठ है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है सिक्किम, तो सिक्किम में है रूम टेक बौद्ध मठ, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बी में लिखा हुआ पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में है मोगन मारी आपका बौद्ध मठ है। आपका नागालैंड है ऑप्शन नंबर डी में, तो नागालैंड में है रलांग मठ। ठीक है। ये मठ भी आपको याद रखने हैं, सारे के सारे बौद्ध मठ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? ए है SSH, बी है HTML, सी है PPP, ऑप्शन नंबर डी है POP। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल की बात की गई थी, तो जो HTML है ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। ये एक वेब पेज के लिए जो मानक भाषा होती है इससे प्रयोग की जाती है। यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है HTML का, तो याद रखना है हाइपर टेक्स्ट यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। कह रहा है 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में डैश अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी है 3, सी है 4, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी है 5। तो 2015 तक भारत ने अंटार्कटिका में कुल 3 अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। तीनों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपका मैत्री और दक्षिण गंगोत्री वहाँ पर कार्यरत था, लेकिन 2015 में एक नया अनुसंधान स्टेशन वहाँ पर लग चुका है जिसका नाम है भारती। ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ रहे हैं। कह रहा है भारतीय रेलवे में डैश जोन है? ए है 8, बी है 18, सी है 16, डी है 12। तो भारतीय रेलवे जोन में जो कुल जोन है वो है यहाँ पर 18। कितने हैं? 18। लेकिन अभी एक और नया इसमें जुड़ चुका है, अब कुल 19 हो चुके हैं। जो 19वां बना है वो बना है मेट्रो कोलकाता आपका जोन। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 18 मार्क कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको 19 ही मार्क से करना होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है,
कह रहा है मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है रेबिका ली क्रम्पलर, बी है एलिजाबेथ ब्लैकबेल, सी है आनंदीबाई जोशी, डी है की ओ कामी। तो मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की जो पहली महिला है वो है एलिजाबेथ ब्लैकबेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। कह रहा है अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है? ए है सिक्किम, बी है मणिपुर, सी है आपका पांडिचेरी, डी है नागालैंड। तो बात की जाए ऑरोविले शहर की, तो ये शहर पुदुचेरी में स्थित है। पूछ ले ये शहर कब स्थापित हुआ था? तो सन 1968 ईस्वी में मीरा अल्फासा के द्वारा इस शहर को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा पुडुचेरी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा है उस शतरंज चैंपियन का नाम बताएं जिसके खिलाफ विश्वनाथन आनंद 2014 के विश्व शतरंज चैंपियनशिप का मुकाबला हार गए थे। ए है व्लादिमीर क्रेमनिक, बी है बेसिलिन तोपालो, सी है बोरिस गेलफेद, डी है मेग्सन कार्लसन। तो 2014 में जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ था इसमें जो विश्वनाथ आनंद जी थे ये हार गए थे मैक्सन कार्लसन के साथ में। किससे हार गए थे? मैक्सन कार्लसन से। पूछ ले मैक्सन कार्लसन जो है ये एक आपके शतरंज प्लेयर हैं। पूछ ले किस देश के प्लेयर हैं? तो नॉर्वे के ये प्लेयर हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है। ए है अमेजन, बी है नील, सी है प्लेट, डी है आर्कोसस। तो नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी, ये नदी जो समान है ये अमेजन नदी के लगभग समान है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है? ए है 2012, बी है 2000, सी है 2014, डी है 2008। तो WHO के द्वारा जो भारत को पोलियो मुक्त किया गया है ये किया गया है सन 2014 में। कब किया गया है? सन 2014 में। अब यहाँ पर WHO आया है। WHO को देख लेते हैं। तो WHO की जो स्थापना होती है वो 7 अप्रैल 1948 को होती है। पूछ ले WHO में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 194 हो जाएंगे। पूछ ले WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। कह रहा है वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए सशस्त्र सीमा बल, बी है सीमा सुरक्षा बल, सी है रेलवे सुरक्षा बल, डी है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो सशस्त्र सीमा बल यानी SSB, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBPF। तो ये जो तीनों बल हैं, ये तीनों जो सेना हैं, ये आपके केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। लेकिन जो रेलवे सुरक्षा बल है यानी कि RPF है, ये रेलवे मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जो आपका RPF है इसकी स्थापना कब होती है? तो सन 1959 ईस्वी में होती है। पूछ ले यहाँ पर SSB की स्थापना कब होती है? तो 1963 ईस्वी को होती है। पूछ ले BSF की स्थापना 1965 को होती है। ITBP की स्थापना 1962 ईस्वी को हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है किसे वर्ष 2015 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था? ए है सुंदर पिचाई, बी है नरेंद्र मोदी, सी है एंजेला मार्केल, डी है ट्रंप डोनाल्ड। तो 2015 में टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना गया था वो चुना गया था एंजेला मार्केल को। किसको चुना गया था? एंजेला मार्केल को। ठीक है, ये जर्मनी की चांसलर अभी नहीं है, इससे पहले पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? ए है शुक्र, बी है बुध, सी है चंद्रमा, डी है प्लूटो। तो प्लूटो जो यहाँ पर ग्रह है इसको ही कहा जाता है बौना ग्रह। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। कह रहा है 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? ए है बिघाली,
आपका ऑप्शन नंबर बी है कोफी ए अन्नान, सी लिखा हुआ है बान की मून, डी लिखा हुआ है डॉक्टर जिम योंग किम। तो 8वें संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव बनाए गए थे ये बनाए गए थे वान की मून। कौन बनाए गए थे? वान की मून। पूछ ले वर्तमान में कौन महासचिव हैं तो वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रोक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए। ऑप्शन नंबर ए पासिंग शॉट, बी है ड्रॉप शॉट, सी है डाउन द लाइन शॉट, डी है लॉब शॉट। तो जो टेनिस में एक ग्राउंड स्ट्रोक लगाया जाता है इसको कहा जाता है पासिंग शॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी देखेंगे तो लॉब लिखा हुआ है, ये लॉब जो होता है ये आपका प्रयोग किया जाता है जो आपका एक छड़ी से गेम खेला जाता है उसको कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसका खेल का नाम याद नहीं आ रहा है, वो एक छड़ी से खेला जाता है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो उसका नाम यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। कह रहा है दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए है माउंट एवरेस्ट, बी है अनाईमुदी, सी है केटू, डी है माउंट आबू। तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी केटू। कौन सी? केटू यानी कि कंचनजंगा। तो ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूछ ले भारत में कहाँ पर है तो ये सिक्किम राज्य में पड़ती है। ठीक है, अगर पूछे कि दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है तो वो हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी है आपकी केटू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? ए है पक्षी विज्ञान, बी है शल्य चिकित्सक, सी है वकील, डी है कंप्यूटर वैज्ञानिक। तो डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन अली जो थे ये प्रसिद्ध थे पक्षी विज्ञान के लिए। किसके लिए? पक्षी विज्ञान के लिए। इन्हीं के नाम पर गोवा में एक यहाँ पर बनाया गया है आपका एक पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन थी? ए है अरुणा मिश्रा, बी है सरजूबाला देवी, सी है कविता गोयल, डी है मैरी कॉम। तो 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला मुक्केबाज थी वो थी मैरी कॉम। कौन थी? मैरी कॉम। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ए है लोकसभा के अध्यक्ष, बी है भारत के प्रधानमंत्री, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो कार्यभार उपराष्ट्रपति जी देखेंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हैं तो जो उनकी जगह पर कार्य कर सकते हैं वो भारत के वर्तमान के जो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वही इसकी देखरेख करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ए है हरियाणा, बी है केरल, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। वैसे तो नौटंकी देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो नौटंकी जो है ये राजस्थान के भरतपुर जिले का भी एक लोक नृत्य है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर राइट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ए है 62 वर्ष, बी है 65 वर्ष, डी है 58 वर्ष और डी है 60 वर्ष। तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्ति जो हो सकती है वो इसके लिए जो एज लिमिट दे रखी है वो आपकी 65 साल दे रखी है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा लोग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? ये आपका लोग नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं लोसांग है। लोसांग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है त्रिपुरा।
तो आपका लोसांग जो त्यौहार है ये सिक्किम राज्य का एक लोकप्रिय त्यौहार है। यहाँ पर लोसांग दे रखा है। अगर आपसे पूछ लेता कि लोसार कहाँ का लोकनृत्य है तो वो हो जाता आपके लद्दाख रीजन का। ठीक है, खारची पूजा पूछ ले तो ये हो जाएगी त्रिपुरा की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। ए है तलछट्टी, बी है रूपांतरित, सी है कोमाटाइट और डी है आग्नेय। तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें कहा जाता है आग्नेय। क्या कहा जाता है? आग्नेय। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर हम पूरा जो सेशन है वो ले रहे हैं। कुल 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं स्टैटिक जीके के टॉप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ए है स्कॉटलैंड, बी है रूस, सी है चीन, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो टेबल टेनिस जो राष्ट्रीय खेल है ये है चीन का राष्ट्रीय खेल। किसका है? चीन का राष्ट्रीय खेल। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ए है शाहजहां, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर, डी है अकबर। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, साधारण सा आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कह रहा है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं, ये आपका क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। राष्ट्रपति के तौर पर कौन काम करेगा? तो भारत के जो सीजीआई होंगे वर्तमान में, तो यहाँ पर आपका हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। आपका 30 नंबर का है, कह रहा है उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। ए है नेपाल, बी है पाकिस्तान, सी है श्रीलंका, डी है म्यांमार। तो नेपाल की जो मुद्रा है ये भी आपकी रुपया है, पाकिस्तान की भी रुपया है, श्रीलंका की भी रुपया है, लेकिन म्यांमार जो है इसकी रुपया नहीं है, इसकी जो मुद्रा है वो है क्यात। क्या है? क्यात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कह रहा है वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया है, उस बौद्ध भिक्षु का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है उग्येन बांगचुक, ऑप्शन नंबर बी है गवांग नामग्याल, सी है गवांग ग्याल्टन, डी है जिग्मे बांगचुक। तो उस तिब्बती बौद्ध भिक्षु का जो नाम है वो है गवांग नामग्याल, जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था। जैसे अगर आपसे पूछे भारत को एकीकृत करने वाले कौन वो महापुरुष हुए हैं, तो याद रखना है श्री सरदार वल्लभ भाई जी जो पटेल हैं, इनको कहा जाता है भारत के एकीकृत का जनक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भारत में सभी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना, बी है अनुसूचित जाति डैश अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी है कम आय वालों समूहों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना। तो भारत की जो स्टैंड अप योजना है इसकी जो मुख्य उद्देश्य है, इसकी जो मुख्य मंशा है वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 पर आ जाते हैं, कह रहा है हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसका दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? ऑप्शन नंबर ए है टेक्सोबैक्टिन, बी है झलवाबेंसिन, सी है सिर्फपाइन, डी है डेप्टोमाइसिन। तो इसका जो राइट आंसर है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम आपका जो जवाब है उसकी प्रतीक्षा करेंगे। इस क्वेश्चन का आपको निश्चित तौर पर जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन है 34 नंबर का, कह रहा है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, आपका ऑप्शन नंबर सी है पिडमारी बेकेंट सुब्बाराव, डी है पिंगली वेंकैया। तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा
जो एक पुस्तक है, इसके जो रचयिता हैं वो हैं पिडमारी बेकेंट सुब्बा राव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, कह रहा है 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए है ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, बी है चौरी चौरा की घटना का विरोध, सी है ब्रिटिश सरकार के आदेशों की आंशिक अवज्ञा, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को उनके नागरिक अधिकार सरकार द्वारा दिए जाएं। तो 1929 में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए 35 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ए है किदम्बी श्रीकांत, बी है साइना नेहवाल, सी है चेतन आनंद, डी है रोहित शर्मा। तो 2015 में बैडमिंटन के लिए जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो किया गया था किदम्बी श्रीकांत को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग अब वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उन कैंडिडेट के पास में शेयर जरूर करिएगा जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 2015 विश्व कप के बाद संन्यास ले लिया है? ए है डेनियल बिटोरी, बी है ब्रेडम मैकुलम, सी है मार्टिन गप्टिल, डी है जेसी राइडर। तो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले जो सबसे कम उम्र के न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने 2015 के विश्व कप के बाद संन्यास भी ले लिया है वो प्लेयर हैं ब्रेडन मैकुलम। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसके द्वारा बनाया गया था? ए है महाराजा जयसिंह द्वितीय, बी है मोहम्मद शाह, सी है महाराजा बिशन सिंह, डी है बहादुर शाह। तो नई दिल्ली में स्थित जो जंतर मंतर है इसकी जो वास्तुकला रखी थी या इसको जो बनवाया हुआ था वो बनवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। किसने बनाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। पूछ ले कब बनवाया हुआ था तो आपको सन भी याद रखना है। सन 1724 ईस्वी में इसको बनवाया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 38 के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं। कह रहा है पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 11। तो पोलो के पारंपरिक खेल में जो प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या होती है 4। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका पोलो खेल है पूछ ले भारत के किस राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो मणिपुर राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसी पोलो खेल को कहा जाता है चौगान। और इस चौगान को खेलते हुए सन 1210 ईस्वी में जो गुलाम पंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है। कह रहा है प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन 5 फरवरी 2016 को कहाँ किया था? ए है लखनऊ, बी है गुवाहाटी, सी है कोलकाता, डी है अहमदाबाद। तो प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन 5 फरवरी 2016 को जो किया था वो किया था गुवाहाटी में। कहाँ पर किया था? गुवाहाटी में। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। कह रहा है WWF यानी कि विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? ए है हाथी, बी है सिंह, सी है पांडा, डी है भेड़िया। तो WWF विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में जो जानवर का साइन दे रखा है वो जानवर है आपका पांडा। कौन सा जानवर है? पांडा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात की गई है WWF की। तो WWF की जो स्थापना होती है वो सन 1961 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहा है आप रुक्मणी देवी अरुडेल के बारे में क्या जानते हैं?
ए है वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। बी ऑप्शन है वे आज़ादी के बाद की एक प्रसिद्ध लेखिका थी। सी है वे एक पुरस्कार विजेता फिल्म निर्मात्री थी। डी है वे रंगमंच के संबंधित थी, वे रंगमंच की एक नृत्यांगना थी। तो आपको याद रखना है जो रुक्मणी देवी अरुडेल हैं ये एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर भी थी, यानी कि भरतनाट्यम जो डांस है इसको सिखाने का भी कार्य करती थी। अब यहाँ पर बात आई है आपके भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। आपसे पूछ ले भारत में वर्तमान में जो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो कितनी है, याद रखना है वो 8 है। जिसमें आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा यहाँ पर भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। इसके बाद मोहिनी अट्टम और जो आपका कथकली है ये केरल के हो जाएंगे। इसके बाद ओडिसी आपका ओडिशा का हो जाएगा। मणिपुरी आपका मणिपुर का हो जाएगा। इसके बाद जो शास्त्रीय डांस फॉर्म है ये आपका असम का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक आपका और बचता है 8वें नंबर का, वो कथक होगा। ये आपका उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड INC का संस्थापक नहीं है। ए है निक सीयर्स, बी है एंडी रूबिन, सी है मार्क शटलबर्थ, डी है रिच माइनर। तो एंड्रॉयड की जब स्थापना होती है तो ये स्थापना के समय निक सीयर्स, एंडी रूबिन और रिच माइनर इसके संस्थापक व्यक्ति हैं। तो जो मार्क शटलबर्थ हैं ये इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 44 है, कह रहा है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। ए है कारगम, बी है कुडियाट्टम, सी है यक्षगान और आपका डी है कथकली। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कारगम, तो ये कारगम आपका लोक नृत्य है, ये तमिलनाडु का सबसे प्रिय लोक नृत्य है। बी में लिखा हुआ है कुडियाट्टम, तो ये केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। यक्षगान ये कर्नाटक का हो जाएगा। कथकली ये एक शास्त्रीय नृत्य है और ये शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आते हैं। कह रहा है ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। ए है 1944, बी है 1945, सी है 1946 और डी है 1947। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को जो स्वतंत्रता देने की सहमति बनी हुई थी वो 1947 में बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 45 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। ए है हिमसागर एक्सप्रेस, बी है नवयुग एक्सप्रेस, सी है विवेक एक्सप्रेस, डी है जम्मू एक्सप्रेस। तो जो आपकी विवेक एक्सप्रेस है ये समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। ए है कन्याकुमारी, बी है रामेश्वरम, सी है पांबन, डी है धनुष कोडी। तो भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी जो छोर है उसको कहा जाता है कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 की तरफ आते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था। ए है 1951, बी है 1953, सी है 1955, डी है 1957। तो भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन किया गया था ये 1951 किया गया था। ये भूमि सुधार से संबंधित है और इसी संशोधन के तहत 9वीं जो अनुसूची है इसको भी जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ए है इंटाग्लियो प्रिंटिंग, बी है माइक्रो लेटरिंग, सी है लेटेंट प्रिंटिंग, डी है स्क्रीन प्रिंटिंग। तो भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाला भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए जो तकनीकी का प्रयोग होता है वो है इंटाग्लियो प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC
USGBC द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ए है ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन, GBC। पी है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन, LED में नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सतत सस्टेनेबल डिजाइन प्रमाणन, ISDC। वास्तुकला में पर्यावरण संरक्षण, EPA। तो अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग USGBC द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को कहा जाता है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइनर यानी कि LEED। ठीक है, इसके नेतृत्व में ही इसका निर्माण हुआ था। चलिए, तो आज के स्टैटिक जीके के कुल हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए आपके एग्जाम को देखते हुए। तो अगर आपका भी एग्जाम 18 सितंबर को है ITBP टेलीकम्युनिकेशन का, तो इस सीरीज को आप लोग जरूर देख लीजिएगा और स्टार्टिंग से लेकर पूरा जो अंत तक का क्वेश्चन है इसको जरूर देखिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी आप लोग करिएगा, ताकि हम आपके लिए एक जो नई सीरीज है वो स्टार्ट कर सकें। आपको ध्यान रखना है 19 सितंबर से CISA फायरमैन और ITBP कांस्टेबल ड्राइवर के लिए सीरीज एक नई स्टार्ट हो रही है, मॉक टेस्ट के रूप में स्टार्ट होगी। कुल 25 क्वेश्चन वहां पर आपको रोजाना मिलने वाले हैं। तो आशा करूंगा आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको आज जरूर पसंद आया होगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।